हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी की थी, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा था। एंड सेकंड वीडियो में हमने फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक एग्जाम्पल लिया था। सो आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे और हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिससे कि क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। सो लेट स्टार्ट दिस द वीडियो। तो चलिए हम सीखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने जब भी क्या कहते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी हो तो सबसे पहले हमें लिखना होता है रेवेन्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको उसने यूनिट सोल्ड भी दिया हुआ होगा, आपको सेलिंग प्राइस भी उसने दी हुई होगी। तो आपने क्या करना है, जो भी यूनिट सोल्ड उसने दिए मैं सवाल में, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ये आपको सवाल में दिया होगा, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू जो हमें हो रहा है। अच्छा, कभी मंथ की बनती है, कभी साल की बनती है, तो ये देख लीजिएगा। उसमें हम क्या करते हैं, फिर बाद में लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को जब लेस करेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा, क्योंकि इन सवालों में इन्वेंट्री दी हुई होती है, तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में एक छोटा सा सीन है। वो क्या सीन है कि आपको सवाल के अंदर वो ओपनिंग यूनिट्स दे देगा। आपको सवाल में वो क्या करेगा, वो ओपनिंग यूनिट्स आपको सवाल में दे देगा कि साल के शुरू में कितने यूनिट्स हैं हमारे पास बचे हुए थे, पड़े हुए थे। ठीक है, वो आपको ओपनिंग यूनिट्स दे देगा, या पिछले साल के क्लोजिंग इस साल के ओपनिंग हो जाएंगे, तो ये आपको दिए हुए होंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ओपनिंग यूनिट्स है ना, उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वो कहता है कि जब भी आपके पास साल के आखिर में जो भी इन्वेंट्री बच जाए, उसको आपने हमेशा वैल्यू करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, या उसे वैल्यू करना है हमेशा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से। व्हाट इज़ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आप सब ने पढ़ा होगा देयर इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, हम कभी जब भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो एक तो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही होती है। सो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या हमारे पास आता है। डायरेक्ट कॉस्ट में अगर आप सबसे पहले देखेंगे, आपके पास सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट मटेरियल लिखना होगा, क्योंकि इसके बगैर आप चीज़ बना नहीं सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट लेबर लिखना होगा। ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट तो प्रोडक्शन का पार्ट होती ही होती है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिखने, क्योंकि ये भी आपकी प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। इनके बगैर भी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लाइक लुब्रिकेंट्स हो गए, लाइक आपके पास जो है इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो आपकी प्रोडक्शन वगैरह पे लग रहा होता है, वो भी आपकी प्रोडक्शन का पार्ट होता है। और ये वेरिएबल नेचर का होता है। मतलब जितनी ज़्यादा, जैसे लुब्रिकेंट्स हैं, मशीनरी वगैरह, उसकी लुब्रिकेंट ज़्यादा आएगा जितनी मशीन यूज़ होगी। सेम एज इनडायरेक्ट मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर, वो भी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा, लेकिन उसकी नेचर इनडायरेक्ट होती है, इसीलिए वो डायरेक्ट के अंदर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट लिखनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के नज़दीक सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये दोनों तो होते ही हैं, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन का पार्ट होती है। उसके अलावा इनडायरेक्ट के अंदर कह रहा होता है, या ओवरहेड में वो कह रहा होता है कि सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है, बाकी कोई ओवरहेड नहीं लेना है। अगर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है तो वो नहीं आएंगे। ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा। ये तीनों चीज़ें आएंगी हमारे पास किसके अंदर, अपना वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। ठीक है, कभी कभार वो सवाल में क्या कर देता है, खाली लिख देता है प्रोडक्शन ओवरहेड। सवाल दे देगा, लिख देगा प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं आएगा। उस प्रोडक्शन ओवरहेड में जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो यहाँ पर आएगा, ये ख्याल कीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो आपने क्या करना है, सवाल में दी होंगी। अमूमन हमारे पास क्या होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है वो पिछले साल के वैल्यू पे आ रही होती है। पिछले साल जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट थी, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट थी, वो उसके हिसाब से आएगा। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं, अगर सवाल में कुछ भी नहीं बताया तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ये कॉन्स्टेंट हैं ओवर द ईयर्स। पिछले साल भी यही थे, इस साल भी यही थे। ठीक है, तो सवाल में जो आपको डेटा दिया हो आप वही वाला यूज़ कर सकते हैं अगर उसने चेंजेस नहीं दी हुई। ठीक है, तो जो भी हमारे ओपनिंग यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से। ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी छोटी सी। इसको मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी इसको कह रहे होते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको क्या नाम है, वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लिया। अब अगला स्टेप हमारे पास होता है कि हमने जो साल प्रोडक्शन किए उसकी कॉस्ट लिखते जाएं। जो ये थी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आपने लिख दी।
ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद जो मैंने इस साल प्रोडक्शन किया है मुझे उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो इस साल आपने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उस पर पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा, कितना लगा वो आपने लिखना होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर आपका कितना लगा जो इस साल यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो यूनिट प्रोड्यूस दिए हुए होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट से आप लिख लेंगे। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सारे जो है ना ये मैं प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ, जो इस साल मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए उन पे लगा रहा हूँ। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में आपके पास जो इस साल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट से, तो आपके पास वो भी आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगेन सीन है, सबसे पहले आपने लिखना होगा क्लोजिंग यूनिट्स। अगर दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हुए तो उसको मालूम करना पड़ेगा। वो कैसे मालूम करना पड़ेगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप क्लोजिंग यूनिट लिखेंगे, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, यही सेम तरीका है। डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड हम लिखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हमारे पास इन वैल्यूज़ में चेंज आ रहा हो, लाइक पिछले साल कुछ और थी इस साल कुछ और हैं, तो आपने हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास फीफो मेथड चल रहा होता है। फीफो मेथड का मतलब ये होता है कि हमारी जो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, जो भी हमारी इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो इस साल जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड थे वो उन्हीं पे आएगी। मतलब जो हमने इस साल जो खर्चा किया है, जो इस साल हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो उसी पे आएगा, पिछले साल की कॉस्ट में नहीं आएगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो भी क्लोजिंग यूनिट होते हैं वो इस साल जो मैंने माल प्रोड्यूस किया उसी में से बचे हैं, पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में से कोई चीज़ नहीं बची। ये तब आता है जब सवाल में जब आपके पास मसला तब आता है जब सवाल में पिछले साल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कुछ और थी, इस साल कुछ और थी, तो पेपर में यूज़ करेगा कि हुई वैल्यू इन्वेंट्री ऑन फीफो बेसिस। ठीक है, अच्छा जी। सो अमूमन आपके पास सवाल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कांस्टेंट होता है, तो जो दिया होता है हम वही ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आपने क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कर दिया। अब मसला आता है कि सिर्फ क्लोजिंग यूनिट सवाल में नहीं दिए हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आप सबको याद होगा किसी ज़माने में आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला करते थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालते थे, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते थे, उसके बाद परचेजेज लिखते थे, माइनस क्लोजिंग करते थे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता था। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास क्या नाम है, आपको अगर कहा जाए कि आपने कितने यूनिट सोल्ड किया आप ये बताएं। अब आपको याद नहीं है आपने कितने यूनिट सोल्ड किया आप ये बताएं, तो आप देसी लैंग्वेज में क्या करेंगे, आप बोलेंगे साल के शुरू में इतने यूनिट्स थे, इतने मैंने प्रोड्यूस किए, अच्छा जी, और जो बाकी बच गया वो आप माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो यूनिट आपने सोल्ड किए थे वो आ जाएंगे। तो हमने ये इक्वेशन बना ली कि ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस, तो हमारे पास आ जाएगा इस साल मेरे कितने यूनिट्स टोटल यूनिट्स अवेलेबल थे, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो यूनिट मैंने सोल्ड किए वो आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, आगे आपने क्या करना है, इस क्लोजिंग को आप यहाँ ले जाएं, दूसरी साइड पे आप क्लोजिंग को ले जाएं और सोल्ड को यहाँ लेकर आ जाएं। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस और माइनस सोल्ड यूनिट्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे। ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। कभी कभार प्रोड्यूस छुपा देता है तो भी आप ये इक्वेशन यूज़ कर देते हैं, कभी कभार वो सोल्ड नहीं बताता तो भी आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार ओपनिंग नहीं बताता तो भी आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन पूरी की पूरी यूनिट्स फाइंड करने के लिए होती है। अच्छा जी, अब अगर सवाल में कोई ये सारा टोटल करके लिख देंगे। अच्छा जी, अगर सवाल में कोई और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए ये इन्वेंट्री का पार्ट बनी। बाकी अगर कोई नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट से मुराद कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कोई पैकेजिंग करनी पड़ती होगी, अगर वो टोटल में दी हुई तो वो आप लिख देंगे। अगर टोटल में नहीं दी हुई, पर यूनिट में दी हुई है, तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, जैसे सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट का ताल्लुक होता है सेल से, तो आपने क्या करना है, जो भी पर यूनिट दी हुई है आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपकी क्वांटिटी सोल्ड है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल, इसका कर लेंगे, ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको फिर आपने लेस करना है, यहाँ मैंने लेस का निशान नहीं लगाया तो मैं लेस का लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसको आपने क्या करना है, लेस करना है, ठीक है, इसको आपने लेस करना है। लेस करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, फिक्स कॉस्ट सवाल में दी हुई होगी तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये आपने लेस करने होंगे। अच्छा जी, और उसके बाद जो हमारे पास जो भी दूसरी फिक्स कॉस्ट हो, फिक्स सेलिंग कॉस्ट हो या फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो, वो भी आपने इसमें से लेस करनी होगी। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अगर सवाल में उसने आपको जो है उसका रूल हमारे पास ये कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें हमेशा एक्चुअल लिखना है। अगर उसने बजटेड भी दिए हुए हैं और एक्चुअल भी दिया है, आपने हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने हमेशा क्या करना है, एक्चुअल लिखना है, ठीक है, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। सर अगर एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं दिया और फिर हम कौन से लिखेंगे, तो फिर अपने बजटेड,
जो हमारे बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे हम वही जाके लिखेंगे। ये पॉइंट आपको लिखेगा, अगर एक्चुअल दिया तो एक्चुअल लिखेंगे, अगर एक्चुअल नहीं दिया तो हम ठीक है बेटा। अब आते हैं इसकी पूरी एग्जाम्पल करते हैं। एक बार ये सारा फॉर्मेट आप एक नज़र देख लें अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको एक पूरी एग्जाम्पल करवाता हूँ और ये पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं इसमें डेटा दे रहा हूँ। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 20, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 20, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है 5, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट हमारे पास 5, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिए हुए सवाल के अंदर जो है क्या नाम है अपना 10,000। उसके बाद फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें सवाल के अंदर दी हुई है 5,000। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब सवाल में यूनिट सोल्ड दिए हुए, यूनिट सोल्ड हमारे पास 400 आ रहे हैं, यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास 450 आ रहे हैं। ठीक है, एंड ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास सवाल के अंदर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब वो कैसे बनेगी? अच्छा जी अब उसका तरीकाकार वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मुझे बताएं कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है सेल की है। 400 क्वांटिटी सेल की है, मल्टीप्लाई बाय इसको कर दें 100, तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 40,000। उसके बाद लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में मुझे बताएं ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं सवाल में, ओपनिंग यूनिट 50 दिए हुए। अच्छा, इस 50 को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से 50। अब मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, ये आपने फाइंड करनी होगी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर यही रेट हमारे पास चल रहे हैं, इतने की चीज़ हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, डायरेक्ट मटेरियल हमें 20 का पड़ रहा है, डायरेक्ट लेबर हमें 20 का पड़ रहा है। इस साल भी 20 का था, पिछले साल भी 20 का था। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड हमें 5 रुपये का पड़ रहा है। तो जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कॉस्ट है ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर कांस्टेंट रही थी। अगर हमारे पास पिछले साल का डेटा दिया होता ना, फिर मैं पिछले साल की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालता, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री वो होती है जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस सवाल में पिछले साल का डेटा नहीं दिया, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये कॉस्ट ओवर द पीरियड कांस्टेंट रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आते हैं हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है 20, डायरेक्ट लेबर कितना आ रहा है 20, वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है हमारे पास 5। इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। ये 45 हमारे पास हो जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। हम ये लिख देंगे 2250। उसके बाद बेटा डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, ये हम प्रोड्यूस यूनिट के लिए निकाल रहे हैं। तो आपने इस साल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 20, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है, 9,000। इसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 450 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर 20, कितना हो जाएगा 9,000। इसके बाद हम लिखेंगे क्या नाम है अपना ओपनिंग यूनिट्स, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा जी, इस साल मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 450 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, ये हो जाएगा 2250। अच्छा, एक बात और बता दूं, बजाय इस तरह अलग अलग करके लिखने के, आप इसकी जगह एक बार वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिख सकते हैं, और सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हैं। आप बजाय डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ये अलग अलग लिखने के, इसकी जगह एक ही वर्ड लिखते हैं, वो लिखते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर जितने आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 450, उसको मल्टीप्लाई कर दें 45 से। तो अगर आप 450 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं मल्टीप्लाई करें 45 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 20250। और 9,000 प्लस 9,000 18,000 हो जाएगा। 18,000 के अंदर आप 2,250 ऐड करें तो ये हो जाएगा 202,250, यानी 20,250। तो वैसे भी अगर आप डायरेक्ट करेंगे 450 इंटू 45 तो भी आंसर सेम आएगा। तो वो भी सही है, वो मेथड कोई गलत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है। अगेन क्लोजिंग यूनिट मुझे नहीं दिए हुए, तो क्लोजिंग यूनिट के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, अगेन पीछे मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद आ रहा हो, पीछे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये आ जाए, ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, यही वाली इक्वेशन हम अब क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे और क्लोजिंग यूनिट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाए। सो हम आते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर आते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग यूनिट्स, प्लस लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, उससे माइनस करेंगे सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग। तो ओपनिंग यूनिट कितने हैं हमारे पास, सवाल में 50, कभी कभार नल होते हैं तो फिर 0 आ जाएगा। तो 50 प्लस 450, 500 यूनिट टोटल अवेलेबल थे, माइनस 400 करेंगे तो 100 हमारी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 यूनिट आए, मल्टीप्लाई बाय यही वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, हम अज्यूम कर रहे हैं ये कॉस्ट ओवर द पीरियड कांस्टेंट थी, हम इसी पे लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा 4500, ये इसमें से लेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 18000। अब कोई और नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है वो उसके अंदर आएगी, तो वो हमारे पास सवाल में है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। वो कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। अब आपने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लिखना है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको। अब वो 5 है। अच्छा, ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। बेसिकली ये क्या है? ये सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट जो वेरी करती है वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सोल्ड वेरी करती है, कि जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी सोल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी, जितनी कम करेंगे उतनी कम आएगी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल पैकेजिंग वगैरह आप कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास जो है हमने 400 यूनिट हमने क्वांटिटी सोल्ड की है। इस 400 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000। ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20000। ये इसमें से आप लेस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू में से, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 20000। ठीक है बेटा। अब इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट लेस कर देनी है, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास 10000 आ रहे हैं, हम 10000 लिखेंगे। अगर सवाल में बजटेड एक्चुअल दोनों दिए होते तो मैं एक्चुअल लिखता। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 10000 एज इट इज लिख देंगे, और ये हमारे पास फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है 5000, ये हम एज इट इज लिख देंगे और इसको लेस करेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 5000। ठीक है बेटा। ये एक बकायदा फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना है। ये तब फॉलो करना है जब सवाल में इन्वेंट्री दी हुई हो। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगर इस सवाल को डायरेक्ट करना हो तो कैसे करें? तो डायरेक्ट भी करा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेलिंग प्राइस हमारे पास 100 है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 20 है, डायरेक्ट लेबर 20 है, वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास 5 है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो भी 5 आ रहा है। ये मैंने टोटल किया इसका, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। जैसे पहले आप करते थे अमूमन जब इन्वेंट्री नहीं होती, तो आप इस 100 में से 50 माइनस करेंगे, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी सोल्ड के साथ, वो है 400, ये आ जाएगा 20000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल आ जाएगा 20000। इसमें से लेस कर देंगे जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो आपकी एक 10000 है और एक जो है 5000 है, तो 10000 आप अलग लेस करें और 5000 अलग लेस करें, ओवरऑल प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना? 5000। सेम ही प्रॉफिट आएगा। ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली पेपर में परेशानी हो जाती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, जिस सवाल में इन्वेंट्री होती है, तो आगे रिकन्सिलेशन का भी एक सवाल आता है कि रिकन्सिलेशन करो, उसमें भी बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैं पहले बोलूँगा, पहले वो वाला मेथड जो मैंने सिखाया आपको, इससे पीछे वाला आप कोशिश करें, इस पर ग्रिप करें। ठीक है। आप अपना आंसर चेक करने के लिए क्या नाम है कि मेरा कंट्रीब्यूशन सही आया गलत आया, तो बड़ा आसान सा तरीका है, जो भी हमारी क्वांटिटी सोल्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। 100 में से 20 माइनस करें, 20 माइनस करें 5 और 5 हो जाएगा आपका 50, तो 100 में से 50 माइनस किया 50 आ गया। उस 50 को आप क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं